आधार लिया था, ठीक है, वो किस चीज के आधार पर थे आपके विदलन, मतलब यहाँ पे वर्ग विदलन के प्रतिरूप, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा दो प्रकार के पैटर्न तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, अरीय विदलन और सर्कल विदलन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विपार्श्व विदलन। देखिए द्विपार्श्व विदलन, देखिए जिन जंतुओं में विदलन क्रिया द्वारा चार कोरक खंडों में से दो कोरक खंड मतलब ब्लास्टोमियर अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इनमें द्विपार्श्व सममिति स्थापित हो जाती है। इस कारण इन्हें द्विपार्श्व विदलन कहा जाता है। समझो इसमें, देखिए क्लास यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो आपका कोई भी निषेचित अंडाणु है, ठीक, एक से दो बनेंगे इसमें ये, और दो से चार। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं दो से चार बनने के बारे में, यहाँ पे ये क्या बने, कोरक खंड बने, ठीक है। तो जब चार कोरक खंड होते हैं तो चार कोरक खंड में से दो कोरक खंड अपेक्षाकृत छोटे कहूं, या मैं ये कहूं कि दो कोरक खंड इनसे थोड़े बड़े होते हैं, तो एक ही है, छोटा कहा जाए दो को या दो को बड़ा कहा जाए तो एक ही हो रही है ना। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व विदलन। समझ में आया? द्विपार्श्व विदलन में क्या होता है, दो कोरक खंड थोड़े से छोटे होते हैं या फिर दो कोरक खंड जो है थोड़े से बड़े होते हैं, चार कोरक खंड होते हैं, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल, उदाहरण, ट्यूनिकेट। क्वेश्चन आता है ट्यूनिकेट क्या होता है। ट्यूनिकेट जंतु क्या होते हैं? देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें ट्यूनिकेट के बारे में तो आपने हर्डमानिया पढ़ा था, है ना। तो हर्डमानिया के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट, टेस्ट का आवरण या चोल का आवरण चढ़ा रहता है। ये टेस्ट जो है एक्चुअली बना होता है ट्यूनिसिन नामक प्रोटीन का, ठीक है, ट्यूनिसिन का बना होता है। इसीलिए ऐसे जंतु जिनके ऊपर ट्यूनिसिन नाम का एक टेस्ट का आवरण चढ़ा रहता है उनको हम ट्यूनिकेट में रखते हैं। समझ में आया? और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हर्डमानिया, ठीक है, क्योंकि हर्डमानिया के ऊपर एक टेस्ट का आवरण रहता है, ठीक है, ट्यूनिकेट। अब मेरा मतलब ये है ट्यूनिकेट जो आपके जंतु होते हैं उनमें विदलन कौन सा होगा, द्विपार्श्व विदलन, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा द्विअरीय विदलन। द्विअरीय विदलन देखिए, द्विअरीय विदलन में इस प्रकार के विदलन में दो विदलन रेखांशिक तथा तीसरा विदलन अनुलंब होता है। तीसरा विदलन कैसा होगा, अनुलंब होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है।
जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकीय भ्रूण बनता है। ठीक है, उदाहरण लिखिएगा टीनोफोर। टीनोफोर संघ के सदस्य, टीनोफोर संघ के सदस्य। अब देखिए हो गया। टीनोफोर कौन से होते हैं जंतु? देखिए टीनोफोर, अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगी, टीनोफोर। ठीक, दो भाग में डिवाइड किया टीनोफोर को। ये बना होता है, ग्रीक का एक शब्द है टीन, KTENE, टीन। ठीक है, उसका मतलब होता है कंघा। क्या होता है? कंघा, कंघा इस्तेमाल करते हैं कौन? ठीक। फोर, फोर मतलब धारण करना। ऐसे जंतु जिनमें कंघे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उनको हम टीनोफोर में रखते हैं। इसका एक बहुत स्पेशल टाइप का कैरेक्टर बताते हैं। तो सिलेंड्रेटा पढ़ा है, सिलेंड्रेटा तो पढ़ा होगा ना। तो उसमें है ना आपके में निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती थी, दंश कोशिकाएं, है ना। तो दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती थी किसमें? सिलेंड्रेटा में। लेकिन आपके टीनोफोरा में दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। दंश कोशिकाओं की जगह पर उन्हीं के समान एक नई प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिन्हें बोलते हैं कोलोब्लास्ट कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इन्हें? कोलोब्लास्ट कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिए आपसे कोई भी पूछे टीनोफोर जंतु कौन से होते हैं, साफ कहना है ऐसे जंतु जिनमें कंघा लाइक सदृश्य, मतलब कंघा सदृश्य संरचना उपस्थित होती है और उनमें निमेटोसिस्ट की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलोब्लास्ट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखिए आप। चलिए कंप्लीट होता है, ये समझ में आया? रेडियल विजिलन, बाइरेडियल। इसमें क्या होता है, कोई भी आपका अंडाणु है, इसमें ये होती है मेरिडियन लाइन, रेखांशिक। इसमें दो दो रेखांशिक क्लीवेज होंगे, ठीक है, और एक अनुलंब। समझ में आया? एक अनुलंब मतलब वर्टिकल होता है और रेखांशिक मतलब उस मेरिडियन इक्वेटोरियल लाइन के दोनों तरफ। समझ में आया? तो प्रथम क्लीवेज, द्वितीय क्लीवेज और तृतीय क्लीवेज। ठीक है, तीसरा क्लीवेज, तीसरा विदलन जो होगा वो वर्टिकल होगा, अनुलंब होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ क्लियर होते हैं क्लास आप लोगों का विदलन? अच्छा, एक लिखिएगा विदलन के विभाजन तल। लिखिएगा इसमें अनुलंब तल, मतलब इसमें 4 प्रकार के तल उपस्थित होते हैं। एक है अनुलंब तल, अनुलंब तल में लिखिएगा यह विदलन जंतु ध्रुव से प्रसारित होता है, किंतु ध्रुवीय अक्ष से नहीं गुजरता। ध्रुवीय अक्ष से नहीं गुजरता मतलब ये आपका कोई भी अंडाणु है, ठीक है, ये जंतु ध्रुव, ये पादप ध्रुव, डायरेक्ट नहीं होता, उससे या तो इस तरफ बनेगा या फिर थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है ना। ध्रुवों को क्रॉस नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है क्या बोलते हैं इसको हम? अनुलंब तल। ठीक, देखिए अनुलंब तल कहते हैं, और डायग्राम बना लेना। सेकंड रेखांशिक
अक्ष से अनुलंब दिशा से गुजरता है, अनुलंब दिशा से गुजरता है, जिससे दो समान आकार के कोरक खंड बन जाते हैं। रेखांशित तल कहलाते हैं। नेक्स्ट, विषुवतीय तल। विषुवतीय तल जो इक्वेटोरियल लाइन में से गुजरेगा, ठीक है। जब विदलन खांच विषुवत रेखा से गुजरता है, तब यह विभाजन विषुवतीय, तब यह विभाजन तल लिखना, तब यह विभाजन तल विषुवतीय तल कहलाता है, विषुवतीय तल कहलाता है, तथा इस प्रकार का विदलन विषुवतीय विदलन है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? देखिए इसमें क्या बोला है मैंने, विषुवतीय में इसमें जो आपका विदलन खांच बनेगी, ठीक है, ये तो होते हैं ध्रुव, जंतु ध्रुव और पादप ध्रुव। इसके बीच में मतलब इन दोनों के समकोण पर उपस्थित होते हैं विषुवतीय तल, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट मौजूद होती है, ये तो हमने तभी सीखा था, कब? जब हमने आपका सेल डिवीजन बताया था, है ना, कि वहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पर उपस्थित हो जाते थे आपके, ठीक है, क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है, यहाँ से अगर आपकी ये जो आपका विषुवतीय तल है, यहाँ से अगर आपका खांच बनेगी, विदलन खांच, तो इस प्रकार का तल क्या कहलाएगा? विषुवतीय तल। और इस प्रकार का विदलन जो है विषुवतीय विदलन कहलाएगा, इक्वेटोरियल क्लीवेज, ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, अक्षांशीय तल। लैटिट्यूडिनल प्लेन, यह विभाजन तल विषुवतीय रेखा से हटकर बनता है। यह विभाजन तल विषुवतीय रेखा से थोड़ा हटकर बनता है। लिख लिया? देख ले जरा, यहां पर मैंने बनाया हुआ ये विषुवतीय तल है, इक्वेटोरियल प्लेट है, ठीक है। इससे जो खांच बनेगी, विदलन खांच, वो या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ऊपर या नीचे, किसी भी एक तरफ हटकर बनेगा, ठीक है। अगर विदलन मुझे करना है तो याद रखिए विषुवतीय तल है आपका एकदम इक्वेटोरियल प्लेट, इसके ऊपर से कट लगा दूं या उसके थोड़ा नीचे से, लेकिन इस तल को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अगर तल को क्रॉस कर जाएगा तो विषुवतीय तल ही हो जाएगा। अगर विषुवतीय तल नहीं है तो उसका थोड़ा सा हटकर बनेगा, अगर तो वहां पे तल कौन सा होगा? आपका अक्षांशीय तल, ठीक, क्लियर? चलिए, आज क्लियर होता है आप लोगों का विदलन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने सूतक भवन, कोरक भवन तथा गैस्ट्रुला भवन, मॉरुलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं मोरुला क्या होता है? जानते हैं? यस और नो, इतना पूछा है मैंने। नो तो सीखेंगे फिर हम, ठीक। देखिए हेडिंग लिखवा दूंगी, पहले समझो। अगर मैं बात करूं तो ये कोई भी आपका निषेचित अंड है, ठीक है, निषेचित अंड है। इसमें अब विदलन शुरू होगा तो एक कोशिका से कितनी बन जाएंगी? दो कोशिका बनी, ठीक है। कोई भी निषेचित अंड है, उसके ऊपर क्या उपस्थित होती है? कुछ अंड झिल्लियां मौजूद होती है,
बताया था। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, दैट इज द जोना पेलुसिडा। ठीक है, अंड झिल्ली जो है कौन सी होगी, साथ में जोना पेलुसिडा है यहाँ पर। विदलन की वो हुई, उसमें भी उसके ऊपर क्या होगा, जोना पेलुसिडा मौजूद होगी। 2 से, ये 2 है, 2 से कितनी बन जाएगी, 4। इसके ऊपर भी क्या मौजूद है, जोना पेलुसिडा। 4 से क्या बनेगी फिर, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रही 8। ठीक है, ये हो गई 8 कोशिकीय। 8 के बाद आता है आपका कितना, 16। 1 2 3 हो गई 16। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई 16, हो गई। ठीक है, 16 सेल स्टेज है, मतलब ये है आपकी, कैसा है विशेषण, ये है आपकी 2 सेल, मतलब 2 सेल स्पेस। सब में लिख लीजिएगा अपने आप में, सब जगह नहीं लिख रही, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो 8 कोशिकाओं से 16 कोशिकाएं बनने की जो भ्रूण की अवस्था होती है, ठीक है, मैं फिर दोहरा रही हूँ अपनी बात, ये भ्रूणीय अवस्था चल रही है। इसमें 8 कोशिकीय भ्रूण से 16 कोशिकीय भ्रूण बनने की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं तूतक, मतलब मोरुला। क्या बोला जाता है, मोरुला। ठीक है, हिंदी में इसको तूतक बोलते हैं। समझ में आया, ये तो आप लोग जानती हैं। मोरुला क्या होता है, मोरुला एक सॉलिड बॉल, मतलब एक ठोस गेंद की समान रचना है। लड़के लोगों ने क्रिकेट बहुत खेला है, तरह तरह की बॉल भी खेली होंगी बचपन में, प्लास्टिक की बॉल, उसके बाद सीधे एक बहुत किरमिच की बॉल आती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बहुत हार्ड होती है, मतलब लेदर की बॉल होती है, मैंने हालांकि कट करके नहीं देखी, बहुत हार्ड होती है, राइट। तो उस टाइप की जो बॉल होगी, बहुत हार्ड बॉल, ठोस बॉल, जिसमें कोई भी कैविटी उपस्थित नहीं है। अगर आप अपने उस लेदर की बॉल को कट करके देखते हैं बीच में से, उसमें कोई भी कैविटी समझते हैं, गुहा, गुहा समझते हैं, समझते हैं, इसके अंदर एक गुहा बना रखी है, ठीक है, कैविटी है ये। तो अगर ठोस गेंद को हम कट करके देखते हैं, इस प्रकार का कोई भी अंदर खोखलापन दिखाई ना दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मोरुला। ठीक है, क्योंकि मोरुला क्या होता है, ठोस गेंद के समान रचना होती है। उनकी सेल्स के बीच में, उनकी कोशिकाओं के बीच में किसी भी प्रकार की गुहा, किसी प्रकार की कैविटी नहीं बनती। समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार की रचना क्या कहलाती है, तूतक या फिर मोरुला। ठीक, इसमें भी आपके ऊपर क्या उपस्थित होगी, जोना पेलुसिडा नाम की अंडझिल्ली मौजूद है। समझ में आया, गुड। अब देखना चाहिए, इसके बाद 16 सेल स्टेज तक तो समझ में आ गई, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी खाली संरचना मौजूद नहीं थी। इसके बाद जब 16 से क्या बनती है फिर 32, अब मैं काउंट करके नहीं बना रही हूँ, वैसे ही बना देती हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो देखना 8 कोशिकीय भ्रूण से 16 कोशिकीय भ्रूण बनने की जो रचना बनती है उसको हम तूतक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को तूतक भवन, मतलब इसको क्या बोलेंगे, मोरुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोरुलेशन कहा जाता है। मोरुला बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम मोरुलेशन कहते हैं। 16 सेल स्टेज से, मतलब आपकी भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था से फिर 32 कोशिका अवस्था तक बनती है ये आगे। ठीक है, तो धीरे धीरे में क्या होने लगेगा, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होगा, क्लीवेज की प्रोसेस तो लगातार चल ही रही है, नहीं क्लीवेज तो हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32, क्लीवेज तो हो रहा है, विदलन ही तो हो रहा है इसमें। तो जब इसमें विदलन इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं उपस्थित होंगी, या तो ठोस थी, बिल्कुल ठोस थी, किसी प्रकार का कोई कैविटी उपस्थित नहीं थी, लेकिन इसमें क्या
होगा, जब आपकी जो कोशिकाएं थी वो धीरे 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 ऊपर की तरफ ग्रो तो करती हैं, ग्रो तो करेंगी, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ चढ़ने लगती है, नीचे नहीं बनेगी, नीचे की तरफ नहीं आ रही, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये आपका जंतु पोल है, ये पादप पोल है, ठीक है। जंतु पोल की तरफ जाने लगती है यहाँ पे कोशिकाएं। तो यहाँ का जो एरिया होता है उसको हम टर्म देते हैं, बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ बोला जाता है इनर सेल मास। क्या होगा? इनर सेल मास। इसके पादप पोल की तरफ यहाँ पर क्या बन जाता है? एक गुहा बनने लगती है, धीरे धीरे कैविटी बनने लगती है, और उस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील, जिसका मैं हिंदी रूपांतर बाद में करूंगी, ठीक है। अब क्या था, देखो यहाँ पर किसी प्रकार कैविटी नहीं थी, लेकिन जब इनमें क्लीवेज लगातार हो रहा है तो क्लीवेज कहाँ की तरफ जाएगा? जंतुपोल की तरफ ऊपर जाने लगती कोशिका, ज्यादा से ज्यादा विभाजन जो है ऊपर की तरफ की कोशिकाओं का हो रहा है। पादप मतलब जो आपका पादप पोल है वहां पर नहीं हो रहा है, जहाँ पे कैविटी बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। और इस प्रकार की रचना को क्या कहा जाएगा? ब्लास्टुला, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं हम कोरक भवन। क्या बोलेंगे? कोरक भवन, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ ये कोरक का निर्माण हो जाता है। समझ में आया? कोरक खंड, ठीक है, ब्लास्टोमेस। अब समझ रहे हैं, इसमें समझने वाली बात क्या है? यहाँ तो मैंने आप लोगों की लेदर बॉल का एग्जाम्पल दिया था, ठोस बॉल है, कट करके देखो किसी प्रकार को कैविटी नहीं है। लेकिन जब इसमें हम बात करें ब्लास्टोसील बन रही है, जब मतलब किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेस कौन सी है? ब्लास्टुलेशन हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोरक भवन लिखा भी है मैंने भाई, कोरक भवन बन रहा है। तो यहाँ पर एक कैविटी बन रही है। आप लोगों ने देखा होगा जनरल टेनिस बॉल, देखिए सबने, ठीक है, वो अंदर से खोखली होती है, उसको आप ऐसे दबाओगे ना तो खोखली होती है, ठीक है। अंदर से कट करके देखोगे तो हॉलो दिखेगी, वो अंदर से कैविटी बनी होती है। तो कुछ टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका किसका? कोरक भवन का, ठीक है। कोरक भवन जो है भूरी अवस्था वो कैसी होगी? टेनिस बॉल, एक खोखली गेंद की समान रचना होगी। समझ में आया? कोई परेशानी? गैस्ट्रुलेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए थे आप लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने बताया यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या उपस्थित होती है आपकी? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा कब फ्रैक्चर होगी? जब आपकी ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? ब्लास्टोसिस्ट, मतलब जब कोरक भवन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? उस वक्त ये रैप्चर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त इस भ्रूण को गर्भाशय में जाके चिपकना होता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन मतलब जब ये भ्रूण जो है आपका ब्लास्टुला जो है गर्भाशय में जाके चिपकता है जिससे वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के दौरान ये क्या हो जाती है? रैप्चर हो जाती है, जिससे आगे चलकर क्या बनेगा? जो बच्चे में अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाल बोलते हैं जिसे हम, अपरा बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो अपरा का ये फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। क्लियर हुआ? कोई परेशानी? समझ में आया? तो पहले इतनी ही बात करेंगे क्योंकि इसके हमें प्रकार पढ़ने हैं ढेर सारे, ठीक। लिखिए, चलिए फर्स्ट स्टार्टिंग लिखिएगा तूतक भवन। तूतक भवन, प्राथमिक भ्रूणीय विकास के दौरान विदलन क्रिया के बाद विदलन, क्या लिखा है? विदलन क्रिया के बाद विदलन कोशिकाएं निरंतर बढ़ती रहती है। विदलन कोशिकाएं मतलब आपकी जो ब्लास्टोमियर है, ठीक है, वो क्या होने लगेंगी? लगातार बढ़ने लगती हैं। कोरक खंडों
सतह, कोरक खंडों की सतह एक दूसरे से सटी रहती है, तात्पर्य इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कैविटी नहीं बनेगी, ठीक है, एक दूसरे से सटी हुई रहती है ये ब्लास्टोमिया, सटी हुई रहती है। इस अवस्था में भ्रूण शहतूत के फल के समान लगता है। शहतूत का फल सबने देखा है ना, उसके बीच में कैविटी तो होती नहीं है बिल्कुल भी, छोटे 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 उसमें रहते हैं बीच से। देखिए शहतूत के फल के समान लगता है, अतः इसे मोरुला या तूतक कहा जाता है। उदाहरण मतलब सॉरी आगे देखिएगा, मोरुला बनने की प्रक्रिया मोरुलेशन कहलाती है। मोरुला बनने की प्रक्रिया मोरुलेशन मतलब ऊतक भवन कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, कोरक भवन। कोरक भवन मोरुला में विदलन के फलस्वरूप उत्पन्न कोरक खंड एक परत के रूप में व्यवस्थित होने लगते हैं। एक परत के रूप में व्यवस्थित होने लगते हैं, जिससे एक गुहा बनने लगती है। इस गुहा को कोरक गुहा कहते हैं। कोरक गुहा मतलब ब्लास्टोसील, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप